Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss on about nutrition in multicellular organism. न्यूट्रिशन क्या है और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। बहुकोशिकीय प्राणियों में किस प्रकार से पोषण की क्रिया संपन्न होती है। तो आइए आज देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि रिमाइंड करा दें आपको, प्रीवियस वीडियो में आपने स्टडी की है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने आपको अमीबा का जिक्र किया था कि अमीबा में किस प्रकार से भोजन का डाइजेशन होता है, कैसे एसिमिलेशन होता है, एनर्जी का इंटेक कैसे होता है। तो पूरी प्रोसेस को मैंने आपको डिटेल में बताया था। चलिए आज हम चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि न्यूट्रिशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है और कैसे उसका पूरा यूटिलाइजेशन होता है। तो मल्टीसेलुलर जो जनरली हम बात कर लें, जो अकॉर्डिंग टू क्लास 10 का जो सिलेबस है उसमें ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डिस्क्राइब किया गया है और हम उसी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लें तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जिसको हम आहार नाल कहते हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हमको मुख्य रूप से ध्यान देनी चाहिए। एक तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डिफरेंट डाइजेस्टिव प्रोसेस जो डिफरेंट पार्ट्स में होती हैं, संपन्न होती हैं, वो दोनों को हम आपको एक साथ साथ बताएंगे कि डिफरेंट पार्ट्स में एलिमेंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में किस प्रकार से डाइजेस्टिव प्रोसेस संपन्न होती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि पहला जो हमारा पार्ट है आहार नाल का, उसको हम कहते हैं मुख एवं मुख गुहा, मीन्स माउथ एंड माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी। सेकंड पार्ट होता है ग्रसनी, इसको हम कहते हैं फेरिंक्स। थर्ड वन इज ग्रासनाल, ईसोफेगस। फोर्थ वन इज आमाशय, मीन्स स्टमक। फिफ्थ वन इज छोटी आंत, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अब छोटी आंत के भी और 3 सब पार्ट्स होते हैं जिनको हम ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम कहते हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम ये छोटी आंत के पार्ट्स होते हैं। और इसके बाद हमारी बड़ी आंत होती है, इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे छोटी आंत के पार्ट्स हैं जिनको हम सीकम, कॉलन और रेक्टम कहते हैं। तो रेक्टम जो है वो एनस के द्वारा बाहर खुलता है। तो ये हमारे जो मेन पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के, वो है कौन कौन से। पहला है मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड माउथ कैविटी। उसके बाद सेकंड पार्ट ग्रसनी, फेरिंक्स। थर्ड ग्रासनाल, ईसोफेगस और आमाशय छोटी आंत में खुलता है। छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं जिनको हम ड्यूडेनम, जेजुनम एवं इलियम कहते हैं। और बड़ी आंत जिसको हम उसको भी 3 पार्ट्स काटते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, छोटी आंत होती है हमारी वो बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है। इसको हम बताएंगे आगे क्यों होती है। तो ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के। अब
जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनका डाइजेशन में, न्यूट्रिशन में क्या रोल है, अलग अलग प्रकार से है। इनके डिफरेंट पार्ट्स में जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। तो आइए जाने सबसे पहले क्या है। अब हम एक एक पार्ट्स यहाँ उसकी हम चर्चा करेंगे। पहला पार्ट जो हमारा होता है माउथ एंड माउथ कैविटी। पहले हम आपको अपने डायग्राम से बताते हैं कि देखिए इस प्रकार से हमारा जो माउथ है, इस प्रकार से देखें तो जिसका जो फर्स्ट पार्ट होता है यहाँ पर ये माउथ एंड माउथ कैविटी, इसका जो यहाँ पे ओपनिंग होती है स्लिट लाइक ओपनिंग जो है पर्चर है, इसी को हम मुख कहते हैं। सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स, दोनों ऊपरी और निचले होंठ के द्वारा ये घिरा रहता है और पीछे की ओर मुखगुहा में खुलता है, इसी को हम मुख कहते हैं। और ये चैम्बर जो होता है इसको हम मुखगुहा कहते हैं। मुखगुहा पीछे की ओर फेरिंक्स के होते हुए ये ग्रास नाल में खुलती है। ग्रास नाल जो है इस प्रकार से एक ग्लैंडुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर जे शेप स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको हम स्टमक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, स्टमक। आमाशय, आमाशय आगे चल करके फिर छोटी आंत में खुलता है इस प्रकार से, और छोटी आंत काफ़ी लंबी होती है क्योंकि इसमें आप जानते हैं भोजन का डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन होने के लिए भोजन धीरे धीरे पास हो, ये अपेक्षाकृत पतली और लंबाई में बड़ी आंत से बड़ी होती है। और इसके पश्चात जो आगे का पार्ट होता है इसको हम बड़ी आंत कहते हैं। तो बड़ी आंत सामान्यतः यहाँ पर वर्मीफॉर अपेंडिक्स से लगी हुई रेक्टम से बाहर होती है। अगर इसका हम पार्ट्स जो है यहाँ पर बनाते हैं तो आप देखेंगे इस प्रकार से हम सीकम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी, और इसमें छोटी आंत भरी रहती है, इस प्रकार से पूरा क्वाइल रहती है। तो आप इसमें देखेंगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो हमने इधर बना रखा है, और ये जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं इसको, कृमि रूप परिसेशिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यहाँ पर देखिए छोटी आंत के बाद जब बड़ी आंत में, छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है तो यहाँ तीन पार्ट्स होते हैं जिनको हम असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, जो कोलन होता है उसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी उन्होंने बताया था ये असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन, तीन पार्ट्स में। फिर ये रेक्टम और ये एनस के द्वारा, गुदा के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। तो इस प्रकार से डिफरेंट पार्ट होते हैं। ये ग्रासनाल है जो कि हमारी पूरी आहार नाल है, वो इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। अब हम आपको बताएंगे इसके डिफरेंट पार्ट्स में जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा पार्ट है आहार नाल का, मुख्य मुख है। जब भोजन मुख में पहुंचता है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने जिक्र किया है जो न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स हैं भोजन का अंतर्ग्रहण से लेकर उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिक्षेपण को सम्मिलित रूप से पोषण कहते हैं। तो अब जब भोजन मुखगुहा में पहुंचता है तो माउथ कैविटी जो ये मैंने बताई थी अभी, इस मुखगुहा में जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, यानी कि जो सलाइवा को सिक्रेट करती हैं, लार ग्रंथियां इनको कहते हैं, लार को स्रावित करती हैं। तो लार ग्रंथियों में एक एंजाइम होता है खास प्रकार का जिसको हम टायरिन एंजाइम कहते हैं या सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। तो भोजन में जो स्टार्च होता है, स्टार्च आप जानते हैं पौधों में पाया जाने वाला एक पॉलीसेकेराइड है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, विच आर फाउंड इन प्लांट्स, पौधों में पाया जाता है स्टार्च। अब ये एक पॉलीसेकेराइड है। तो पॉलीसेकेराइड है मीन्स इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि
सीधे सीधे एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। तो इनको क्या करते हैं, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा टायलिन एंजाइम स्पीच होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ये इस पर एक्शन करता है और क्या होता है कि इसको छोटे छोटे इसमें मॉलिक्यूल्स में यानी डाइसैकेराइड शुगर में कन्वर्ट कर देता है। यानी कौन, ये टायलिन एंजाइम। अब यहाँ पर डाइसैकेराइड शुगर जो क्या होती है, वो माल्टोज शुगर है। माल्टोज शुगर ये डाइसैकेराइड है। तो आपने देखा यहाँ डाइजेशन हुआ। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके। तो ये स्टार्च टायलिन एंजाइम की प्रेजेंस में माल्टोज शुगर में कन्वर्ट हो गया, इसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड शुगर। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछाता है, क्या कारण है कि रोटी को अधिक देर तक चबाते रहें तो हमें मीठा अनुभव होता है। कारण स्पष्ट है। देखिए, मुख गुहा में टायलिन एंजाइम के प्रेजेंस में स्टार्च है। स्टार्च जो है इसमें स्वाद नहीं होता है, स्वाद रहित तो होता है। फिर जब टायलिन एंजाइम की प्रेजेंस में वो स्टार्च माल्टोज शुगर जो कि डाइसैकेराइड शुगर है, इसमें जब कन्वर्ट होता है तो चूँकि आप जानते हैं शुगर है, शर्करा मीठी होती है, इसलिए ऐसा होता है कि वो हमें मीठा अनुभव कराती है। तो पहली जो हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस हुई वो मुख गुहा में होती है। अब क्या होता है, इसके पश्चात भोजन को आगे की ओर वो बढ़ता है, क्योंकि एक भोजन लुगदी टाइप में हो जाता है, इसमें कि सलाइवा मिक्स हो जाती है, चिकना हो जाता है, जिससे हमें स्वॉलोइंग में निगलने में आसानी होती है। फिर इसका जो सेकंड पार्ट हमने बताया, ग्रसनी। ग्रसनी के समीप तो छिद्र होते हैं जिनका आपस में अलग अलग कनेक्शन होता है, जिनको हम एपिग्लॉटिस एंड गुलेट कहते हैं। सीधी सी बात, गुलेट का संबंध जो होता है रिलेशन आहार नाल से होता है, वहीं एपिग्लॉटिस का संबंध जो होता है वो ट्रैकिया से होता है। ट्रैकिया यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट और गुलेट यानी आहार नाल को जाने वाला भाग रहता है। तो भोजन जो हमारा लुगदी जैसा जो भोजन बना हुआ है वो अब गुलेट के थ्रू फेरिंग से होकर ग्रासनाल से में पहुंचता है। तो यानी कह लीजिए भोजन जो यहाँ था अब वो इस ग्रासनाल से होकर के कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा। तो यहाँ पर ये जो हमारी ग्रासनाल है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, इस ग्रासनाल में कोई भी डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होती है, यानी कि नो डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इसोफेगस ड्यू टू लैक ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पर नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि जो ग्रासनाल है, ग्रासनाल की जो मसल्स हैं वो दो प्रकार से हैं, यानी एक मसल्स को हम कहते हैं सर्कुलर मसल्स और दूसरी जो है लॉन्गिट्यूडिनल वर्तुल अनुलंब। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि जो ग्रासनाल है उसका निर्माण अनुलंब और वर्तुल पेशियों के द्वारा होता है। किस प्रकार से अगर हम इसको देखें तो जैसे ये ग्रासनाल है, ये इसका पार्ट है, तो इस प्रकार से जो मसल्स बनी हैं इनको हम क्या कहते हैं, वर्तुल यानी कि सर्कुलर मसल्स। और उसके सीधे लंबाई में जो फैली इस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं ये, जिनको हम कहेंगे अनुलंब पेशियां, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स हैं। इनसे फायदा क्या होता है, जब भोजन, अब देखिए जब भोजन यहाँ पर आएगा तो ये फैल जाती हैं लाइक दिस। भोजन यहाँ पर आया, फिर भोजन जब यहाँ पर आएगा ये फैल जाएंगी और ये मसल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ले लेती हैं इस प्रकार से। फिर जब भोजन यहाँ पर पहुँचता है तो ये मांसपेशियाँ अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी और भोजन यहाँ आ जाएगा, यानी इसको हम बोलस कहते हैं। ये इस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है और इस प्रकार की गति को हम एक विशेष नाम देते हैं, इसको कहते हैं क्रमानुकुंचन गति, मीन्स पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट।
पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, क्रमानुकुंचन गति है। कभी कभी वेरी शॉर्ट में 1 मार्क्स में पूछ जाता है व्हाट इज पेरिस्टालसिस। तो ये क्रमानुकुंचन गति जो कि इस प्रकार से होती है और फूड आगे बढ़ता रहता है। अब फूड कहाँ पहुँचेगा? फूड यहाँ स्टमक में आ जाएगा। ठीक, तो पहली प्रोसेस आपने पढ़ी मुखगुहा में जब डाइजेस्टिव प्रोसेस हो रही थी और फूड फिर बोलस के रूप में आगे बढ़ता गया, आमाशय में पहुँच गया। अब आमाशय में कौन सी डाइजेस्टिव प्रोसेस होती हैं इनको हम जिक्र करेंगे। तो इसके बाद देखिए, जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो लगभग इस प्रकार से आप देखेंगे कि जे नुमा जे शेप स्ट्रक्चर होता है और ये इसोफेगस आ रहा है, फूड इसमें आ गया है। यहाँ पर कुछ वाल्व लगे रहते हैं या कह लीजिए इंस्फिंक्टर लगे हैं और उधर इनको कहते हैं कार्डियक वाल्व। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। 3 पार्ट से बटा होता है इसमें, कार्डियक पार्ट, फंडस और पाइलोरिक पार्ट्स में। और पाइलोरिक रीजन में यहाँ पर पाइलोरिक इंस्फिंक्टर लगे होते हैं। पाइलोरिक वाल्व या पाइलोरिक इंस्फिंक्टर संकोचक इस रास्ते को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब जब भोजन इस पार्ट में आता है स्टमक में, देखिए आमाशय जो है उसकी दीवार बहुत मोटी होती है और उसमें इसकी जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं वो कुछ जूस को सिक्रीट करती हैं जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। यानी आमाशय में जो सिक्रीट होता है जूस को क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक रस, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। देखिए HCl जिसको आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, लेकिन पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं जब तक कि उनका एक्टिवेशन ना हो। तो एक्टिवेशन कैसे होगा? इसी HCl की प्रेजेंस में होता है। कैसे? आइए देखें। अब क्या होगा कि ये जो एंजाइम सिक्रीट हुए थे पेप्सिनोजन, जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, पेप्सिनोजन, इस पेप्सिनोजन की प्रेजेंस में क्या होगा? इस कह लीजिए HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन जो है हमारा क्या है? इनएक्टिव है, अभी डाइजेशन नहीं कर सकता है, कैन नॉट टेक प्लेस इन रोल ऑफ डाइजेशन। फिर क्या होगा? पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन। अब ये इसका एक्टिव फॉर्म है। फिर क्या होगा? प्रोटीन हमने अभी बताया, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। इस प्रोटीन की उपस्थिति में प्रोटीन को जो है इस पेप्सिन की प्रेजेंस में पेप्सोन्स और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देते हैं, ब्रेकडाउन हो जाता है इसका। पॉलीपेप्टाइड में इसका जब ब्रेकडाउन हो गया, फिर सेकंड आपका जो एंजाइम है प्रोरेनिन, ये भी इनएक्टिव है। प्रोरेनिन क्या करता है? ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। HCl की प्रेजेंस में सबसे पहले रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इसका एक्टिव फॉर्म हो गया। फिर ये भी प्रोटीन को, लेकिन कौन सी प्रोटीन? मिल्क प्रोटीन को। कौन सी प्रोटीन है? मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन को केसीन कहते हैं। दुग्ध में पाई जाने वाली प्रोटीन को केसीन प्रोटीन कहते हैं। इस प्रोटीन को कैल्शियम
डाईवैलेंट आयन और रेनिन की प्रेजेंस में कैल्सिनेट में कैल्शियम पैराकैल्सिनेट या कैल्सिनेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो लगभग एक दही जैसा हो जाता है, प्रेसिपिटेशन जैसा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर दो प्रकार के प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। तीसरा मैंने आपको एंजाइम बताया था, वो एंजाइम कौन सा है, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। इस गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो फैट है हमारा, फैट मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस फैट मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो अब आपने देखा यहाँ पर, सिंपली हम समझ लें, आमाशय में किस प्रकार की डाइजेस्टिव प्रोसेस हुई। पहला, पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय होता है वो HCl की प्रेजेंस में सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो गया। फिर प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, इसी पेप्सिन की प्रेजेंस में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाते हैं। फिर ठीक उसी प्रकार से जो इनएक्टिव प्रोरेनिन है, ये HCl की प्रेजेंस में एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट हो गया। यह रेनिन हमारी जो मिल्क प्रोटीन है, इसको हम केसिन कहते हैं, रेनिन की प्रेजेंस में कैसिनेट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी इसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ठीक है, कर्ड जैसा हो जाता है। तीसरा, फैट, यानी कि जो हमारा वसा होता है, इस वसा को गैस्ट्रिक लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भोजन का एक प्रकार से हम कह सकते हैं सेमी डाइजेशन हो गया। अब ये सेमी डाइजेशन जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है, इसको हम क्या कहते हैं, काइम। क्या कहेंगे, काइम कहते हैं। ये काइम अब छोटी आंत के लिए रेडी हो गया है जाने के लिए। अब आगे की प्रोसेस देखिए कैसे होती है। छोटी आंत जो होती है, हमने बताया है लगभग 7 मीटर लंबी होती है, अपेक्षाकृत बहुत पतली होती है। तो आपने अभी तक देखा कि आमाशय में जो प्रोसेस हुई है, उसके बाद छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार से डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के मैंने अभी बताया था आपको 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यानी कि अगर हम आपको फिगर के माध्यम से बताएं तो ये हमारा स्टमक और स्टमक से लगा हुआ सी शेप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से इसी सी शेप स्ट्रक्चर से ये लीफ लाइक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर लगाता है, इसी को कहते हैं अग्न्याशय। क्या है ये, पैनक्रियास, जो हमारी पूरी बॉडी की एक अकेली ऐसी ग्लैंड है जिसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज इट है बोथ टाइप ऑफ पार्ट्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट्स। दोनों पार्ट्स हैं, इसका मतलब है ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों सीक्रेट करती है, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर जो पाइलोरिक वाल्व थे, पाइलोरिक वाल्व के थ्रू फूड यहाँ पर आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में 3 प्रकार के जूस मिलते हैं। कौन कौन से जूस, यानी एक तो है पित्तरस और आग्नेयाशयी रस, और तीसरा जो है आंत्र रस। इस रस को कहते हैं बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। छोटी आंत में पित्त रस, अग्न्याशयी रस और आंत्र रस, तीनों प्रकार के जूस आकर के मिलते हैं और यहाँ पर डाइजेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर ये लीवर होता है, लीवर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पर गाल ब्लैडर लगी होती है, गाल ब्लैडर से एक पतली वाहिनी निकलती है जो आकर के ये
पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट जुड़ करके कॉमन डक्ट बनाते हैं, जो कि छोटी आंत में होती है। तो यहाँ पर जो पित्त रस है वो पित्त रस लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। यकृत कोशिकाएं पित्त रस को बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, और कलेक्शन उसका कहाँ होता है? पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में कलेक्ट होता है। जब नीड होती है तब ये पित्तवाहिनी के माध्यम से छोटी आंत में आता है। यानी गाल ब्लैडर क्या है? एक स्टोरिंग बैग की तरह एक्ट करता है, जो कि बाइल जूस को कलेक्ट करता है। इसके पश्चात जब पित्त रस यहाँ पर आता है तो पित्त रस के अपने फंक्शन क्या हैं? पहला, पित्त रस अभी तक जो यहाँ पर आमाशय में जो प्रोसेस हुई थी वो एसिडिक मीडियम में होती है। ध्यान देने की बात है, आमाशय में हमेशा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है वो एसिडिक मीडियम में, और छोटी आंत में जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है वो एल्कलाइन मीडियम में होती है। तो अब उस एल्कलाइन एसिडिक मीडियम को पित्त रस एल्कलाइन मीडियम यानी क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है। तो पहला इसका जो मेन फंक्शन क्या हुआ कि ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। सेकेंड पॉइंट, अगर बाहर से जीवाणु आ गए हैं, वैसे तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर है तो बाहर से आए हुए जीवाणु को नष्ट करेगा और भोजन को सड़ने से बचाता है। तो ये कुछ कॉमन फीचर हैं इसके या कैरेक्टर्स हैं पित्त रस के। सेकंड, आग्नेयाशयी रस। आग्नेयाशयी रस जो होता है हमारा, उसमें आग्नेयाशय के द्वारा जो स्रावित होता है रस, उसमें क्या क्या होता है? एमाइलोप्सिन, स्ट्रिएप्सिन, ट्रिप्सिन। एमाइलोप्सिन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है। स्ट्रिएप्सिन फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो अब ये एंजाइम क्या करते हैं? आग्नेयाशयी रस क्या करता है कि जो भोजन जिसका डाइजेशन आमाशय में नहीं हुआ था उसका यहाँ डाइजेशन होगा। यानी कि एमाइलोप्सिन कार्बोहाइड्रेट, जैसे माल्टोज है, डाइसैकेराइड शुगर थी, तो माल्टोज को फिर उसके जो सब यूनिट्स हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट हैं, उनमें तोड़ देगा। और इसी प्रकार से जो अन्य डाइसैकेराइड्स होती हैं वो टूट जाती हैं मोनोसैकेराइड्स में। यानी कि एमाइलोप्सिन जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। स्ट्रिएप्सिन जो फैट मॉलिक्यूल्स थे, इसी प्रकार से जैसे फैट है तो इस फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, और प्रोटीन पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि जो भोजन का डाइजेशन था छोटी आंत में लगभग पूरा हो जाता है। अब आंत्र रस के भी अपने फंक्शन है। आंत्र रस क्या करता है? जैसे कि मान लीजिए लैक्टेज एंजाइम है, लैक्टेज और लैक्टोज। लैक्टोज वर्ड जाता है, इसका मतलब शुगर है। लैक्टेज क्या है? एंजाइम है। तो लैक्टेज मिल्क में लैक्टोज शुगर जो पाई जाती है, लैक्टोज क्या करेगा? इस डाइसैकेराइड शुगर है, इस डाइसैकेराइड शुगर को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड यूनिट में तोड़ देगा। इसी प्रकार फ्रक्टोज, ये भी डाइसैकेराइड शुगर है जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाती है। और इस प्रकार से जो डाइसैकेराइड शुगर होती हैं वो छोटी आंत में उनका मोनोसैकेराइड में ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटी आंत में भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब क्या होगा? अब बात आती है जो न्यूट्रिशन का थर्ड स्टेप होता है डाइजेशन के पश्चात, एब्जॉर्प्शन। तो छोटी आंत में जो एब्जॉर्प्शन होता है
यानी कि अवशोषण जो होगा एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? एब्जॉर्प्शन जनरली दो प्रकार से होता है, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव एंड पैसिव। सक्रिय एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, एनर्जी आवश्यक होती है। निष्क्रिय में अपने आप मॉलिक्यूल्स खींचे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जब एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सूक्ष्मांकुरों द्वारा होता है, सूक्ष्मांकुरों द्वारा, इनको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल माइक्रोविलाई। इंटेस्टाइनल माइक्रोविलाई का रोल न कि एब्जॉर्प्शन में होता है, बल्कि दे एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एज वेल एज इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। मीन्स ये भोजन के अवशोषण में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ भोजन के अवशोषण तल को भी बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जो कि इनका सूक्ष्मांकुरों का रोल होता है। इनको हम सूक्ष्मांकुर कहते हैं। और होते क्या हैं ये, इस प्रकार से देखें तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती हैं, ये फूड को, डाइजेस्टिव फूड को खींचते रहते हैं, इनको हम सूक्ष्मांकुर कहते हैं। तो इस प्रकार से अवशोषण हो गया। अब डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, इसके पश्चात क्या होता है, कुछ ऐसा फूड कंपोनेंट है जो अनडाइजेस्टिव रेजिस्टिव होता है। यहाँ से जब फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, ये ब्लड स्ट्रीम में मिलता है और बॉडी के सभी हिस्से में चला जाता है और फिर सेल तक पहुँचता है, सेल के साइटोप्लाज्म में मिक्स होता है, इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, और उसका फूड की बर्निंग होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू एनर्जी बनती है। और यही दूसरी तरफ क्या होता है, अब बात कर लें थोड़ा सा हम बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है, हमने बताया था, बड़ी आंत के तीन पार्ट्स, सीकम, कॉलन, रेक्टम। सीकम में भोजन का डाइजेशन नहीं होता है, तो सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम रूमिनेंट्स में जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनमें एक्टिव होता है। कोलन के तीन पार्ट भी हमने बताया था, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही। तो इस प्रकार से जो तीन पार्ट्स होते हैं, आरोही, अवरोही और अनुप्रस्थ, ये कोलन यानी कि बड़ी आंत का पार्ट, और रेक्टम जो अवरोही होता है उसके द्वारा जुड़ा होता है। तो इनमें क्या होता है, कोलन में जो फूड है वो फूड से पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो रेक्टम हमारा होता है इस प्रकार से, इसमें ये कुछ मसल्स इस प्रकार से बनी होती हैं पैरेलल, और यहाँ से वाटर का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो और एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो मैटर बचता है उसको हम फीकल मैटर कहते हैं, यानी कि क्या है, ये मल पदार्थ, इसको हम कहेंगे फीकल मैटर। मल पदार्थ जो बचता है इसको शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। अब यही रेक्टम हमारा जो है छोटे छिद्र एनस के द्वारा कुछ विशेष प्रकार की मांसपेशियों के द्वारा ओपन होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है तो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं ईजेशन। तो ये हमारी लास्ट जो प्रोसेस होती है ईजेशन, यानी कि बहिक्षेपण जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ह्यूमन में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में, और उसके डिफरेंट पार्ट्स और जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है डिफरेंट पार्ट्स में किस प्रकार से होती है, कौन कौन से एंजाइम का रोल होता है, उनका क्या एक्शन होता है, किस प्रकार से वर्क करते हैं, तो इसको आपने आज पढ़ा है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या फंक्शन होते हैं पैनक्रियास के और लीवर के। तो आज के लिए इतना। थैंक यू।